हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, यूपी पीईटी, एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। वीडियो के लास्ट में इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने विष्णुप्रिया, ऑप्शन बी शिव नंदिनी, ऑप्शन सी नारायणी या फिर ऑप्शन डी बूढ़ी गंडक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारायणी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है, याद रखिएगा कि जो काली नदी है ये नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने जेनर, ऑप्शन बी लेनिक, ऑप्शन सी सेविन या फिर ऑप्शन डी पास्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेनिक। दोस्तों याद रखिएगा कि स्टेथोस्कोप का जो आविष्कार किया गया था वो रैन लेनिक के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेथोस्कोप का यूज़ किस लिए किया जाता है तो याद रखिएगा कि हृदय की गति को सुनने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि कार्डियोग्राफ का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो कार्डियोग्राफ है इसका यूज़ हृदय की गति की जांच करने के लिए किया जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है डच ईस्ट इंडीज, ऑप्शन बी इंडियन ईस्ट इंडीज, ऑप्शन सी सैंडविच द्वीप या फिर ऑप्शन डी न्यू कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डच ईस्ट इंडीज। दोस्तों याद रखिए कि इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो याद रखिएगा कि जो इंडोनेशिया है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3124 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 3412 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। दोस्तों जो भारत है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है तो आपका आंसर हो जाता 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद जहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दूध, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी अंडा या फिर ऑप्शन डी बर्फ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीनी। तो याद रखिए कि चीनी को ही सफ़ेद जहर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रक्त शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिए ग्लूकोज को कहा जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि जो सुक्रोज है इसको गन्ने की शर्करा कहा जाता है और इसी सुक्रोज को ही चीनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका। तो याद रखिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा कि जो माउंट मैकिनले हैं ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो याद रखिए कि जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है ये उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार। तो याद रखिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये म्यांमार से नहीं गुजरती है, बाकी चीन, बांग्लादेश और भारत इन तीनों देशों से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा कि जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बेम्बाना झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
केरल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बेमाना झील है ये केरल राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी झील जो है वो बेमाना झील है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय को ही भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है, भारतीय संविधान का व्याख्याकार कहा जाता है और भारतीय संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60 या फिर ऑप्शन डी 75। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। दोस्तों याद रखिएगा कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि विधान परिषद का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधान सभा का कॉन्सेप्ट है और भारतीय संविधान के 168 के तहत याद रखिएगा कि विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है? ऑप्शन आपके सामने 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या फिर ऑप्शन डी कभी भी नहीं की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कभी नहीं की गई। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है और याद रखिएगा कि इसको आज तक भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर या फिर ऑप्शन डी विशाखदत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। दोस्तों याद रखिए कि चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को याद रखिए कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो याद रखिए कि भारत का जो मैकियावेली है वो भी चाणक्य को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अब हम कल के वीडियो से कुछ कमेंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कमेंट है ज्योति राजपूत जी का। इन्होंने लिखा है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ। मैं आपकी क्लास को खाना बनाते टाइम भी सुनती हूँ। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। थैंक्स सर। दूसरा जो कमेंट है वो सुष्मिता साहू जी का है। इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच सर, आपकी वीडियो में मैं 2 साल से देख रही हूँ। सर मेरी जीके बहुत अच्छी हो गई है। सर मेरे यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों ही अच्छे नंबर से निकल गए हैं और अब सुपर टेट के लिए आपकी वीडियो देखती हूँ। जी आपकी वीडियो सर जी आपकी वीडियो में से 100% यूज़फुल क्वेश्चंस होते हैं। सर आप जैसा टीचर मिलना मुश्किल है। सर यूट्यूब पर इतने कम टाइम में आप बहुत अच्छा क्वेश्चंस लाते हैं। थैंक यू। तो मैं भी आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी श्रद्धानंद या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जो पितामह कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? ऑप्शन आपके सामने है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन में नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी गंधक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अग्निशमक यंत्र होते हैं जो आपके स्कूलों में या फिर कह सकते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर इसको रखा जाता है जिससे कि जब कभी भी आग लगे तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सके और आग बुझा सके। तो ये जो अग्निशमक यंत्र होता है इसमें एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला जो होता है वो NaHCO3 होता है, एक इसका प्रयोग होता है। और दूसरा ऐसे कौन सी कह सकते हैं कि कौन सा अभिकारक यूज़ किया जाता है जिससे अभिक्रिया करने के बाद इनकी रिएक्शन होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है गंधक का अम्ल। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट जब H2SO4 जिसे गंधक का अम्ल कहा जाता है इससे क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये आग बुझाने में प्रयोग होता है।
अगला क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है, आपको बताना है कि सोने को किस में घोला जा सकता है, यानी कि सोना किस में घुलनशील है। ऑप्शन आपके सामने है, सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड में, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड में, या फिर ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सोने को किस में घोला जा सकता है, तो इसका सीधा सीधा जो आंसर है वो है अम्लराज। और अम्लराज किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि अम्लराज जो है वो HCl और HNO3 ये जो है इनका जो मिश्रण होता है और एक निश्चित अनुपात में होता है। जो HCl होता है वो 3 के अनुपात में होता है और HNO3 जो होता है वो 1 के अनुपात में होता है। यानी कि जो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है ये 3:1 के अनुपात में होते हैं और इसी को हम अम्लराज कहते हैं। और इसी अम्लराज में सोने को घोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने यूकेलिप्टिस, ऑप्शन में टेरोकॉर्पस, ऑप्शन सी पोलीएल्थिया, या फिर ऑप्शन डी टेक्टोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूकेलिप्टिस। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व में सबसे लंबा पौधा जो है वो यूकेलिप्टिस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो याद रखिएगा बांस है। अगला क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतीय क्षेत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने इको टाइप, ऑप्शन बी एक एंड, ऑप्शन सी इकोस्फीयर, या फिर ऑप्शन डी इकोटोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकोटोन। दोस्तों कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो जल और थल दोनों के बीच के होते हैं, तो इनके बीच का जो ये पूरा क्षेत्र होता है इसी को हम इकोटोन कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उसे हम इकोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने सेरीकल्चर, ऑप्शन बी एपी कल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरीकल्चर। दोस्तों याद रखिए कि रेशम पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। इसी से मिलता जुलता एक और कल्चर है जिसे हम सेरोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिए कि जो सेरोलॉजी है ये छिपकलियों का जो अध्ययन होता है इसको सेरोलॉजी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे लिखा है एपीकल्चर, तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है और जो पीसी कल्चर है इसके अंतर्गत मछली पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है। ऑप्शन आपके सामने है -40 डिग्री, ऑप्शन बी -100 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 100 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -40 डिग्री। दोस्तों याद रखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये शायद मेरे हिसाब से जूनियर सुपर टेट में इसको पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अगर इसमें जो फॉर्मूला होता है शायद C/5 = F-32/9 और K/5, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो है दोनों मापक्रम एक समान होते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। ऑप्शन आपके सामने तारत्व, ऑप्शन बी गुणता, ऑप्शन सी तीव्रता, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारत्व। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। जैसे जो आदमी होते हैं उनकी आवाज़ मोटी होती है और जो कह सकते हैं कि जो औरतें होती हैं या फिर जो महिला होती हैं यानी फीमेल होती हैं उनमें जो आवाज़ होती है उनकी वो पतली होती है। इसका कारण जो होता है वो ध्वनि का जो तारत्व गुण होता है इसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से करेंगे, क्योंकि पूरे वीडियो में इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। यहाँ पर दहन शब्द जो है ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा, तो सीधा सीधा इसका जो अर्थ होता है वो होता है जलना। तो इनमें से कौन सी गैस जलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो ऑक्सीजन गैस है ये जलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने लिथियम, ऑप्शन बी ऑस्मियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या फिर ऑप्शन डी प्लेटिनम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे हल्की जो धातु है वो लिथियम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है तो याद रखिएगा कि जो ऑस्मियम है ये सबसे भारी धातु है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है तो याद रखिएगा कि जो प्लेटिनम है ये सबसे कठोर धातु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन आपके सामने आलू, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सोरघम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मटर। दोस्तों जो मटर है इनमें जो जड़ें होती हैं ये मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देती है। इसलिए ये माना जाता है कि जो मटर की जो फसल होती है ये नाइट्रोजन की कमी को मृदा से कम कर देती है। इसीलिए बीच बीच में इसको बो लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर या फिर ऑप्शन डी गुरु नानक देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों याद रखिए कि गुरु गोविंद सिंह जी को ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिए कि जो वीर बाल दिवस मनाया जाता है ये जो मनाया जाता है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका मनाने का जो कारण है वो विशेष कारण है। वो कारण ये है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे जो कि गुरु गोविंद सिंह थे, इनके 2 पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, इनके मुस्लिम धर्म ना अपनाने पर इनको जिंदा चुनवा दिया गया था। और इसी कारण से 26 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी साल से इस दिवस को स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। दोस्तों याद रखिए कि जो छऊ है ये झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा कि जो बिहू है ये असम का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा कि जो नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में करना है। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेशम पालन क्या कहलाता है और दूसरा क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को मेरे ऊपर इतना विश्वास और इतना भरोसा दिखाने के लिए मैं फिर से एक बार थैंक यू करना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।